Good evening to everyone. Good evening, sir. कल आज हमें स्टार्ट करना था प्रोलैक्टिन, राइट? एंड प्रोलैक्टिन से आज हमें स्टार्ट करना था। हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनेडोट्रोफिन्स, जिसमें मेल और फीमेल के अलग अलग डिस्कस किए थे कि मेल में क्या रोल होता है लुटनाइजिंग हार्मोन का और फीमेल्स में क्या रोल होता है लुटनाइजिंग हार्मोन का। उसके अलावा ACTH एड्रेनोकोर्टाइकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन एंड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ग्रोथ हार्मोन के हाइपो सिक्रेशन के टाइम पे, हाइपर सिक्रेशन के टाइम पे, एट्सेट्रा। Good afternoon, जी, गुड आफ्टरनून। कौन है ये? Pratik sir. अच्छा प्रतीक, तो तुमने बंक मार ही लिया। सर को रोमन रेंस लगा। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रोलैक्टिन। बच्चों, प्रोलैक्टिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस, जो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जितने भी जो हार्मोन हैं, सभी हार्मोन्स रिलीज के लिए स्टिमुलेट करती है बेसिकली। लेकिन बट हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स करती है प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को फ्रॉम पिट्यूटरी। सो प्रोलैक्टिन इनहिबिन हार्मोन को हम एक डोपामाइन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे सिंपली अगर मैं बोलूँ तो प्रोलैक्टिन जो है ये एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ठीक है? ये एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है, दैट इज सिंपली लैक्टोजेनिक हार्मोन, राइट? एंड कैसा है ये एक प्रोटीन हार्मोन भी है, राइट? प्रोटीन हार्मोन। एंड क्या रोल है इसका? प्रोलैक्टिन का क्या रोल होगा? मतलब मैं कहूँ कि इसेंशियल क्यों है ये? सो इन सिंपली दैट इज essential for preparation preparation for what? Preparation of mammary gland. For what? Mammary gland for lactation, right? Lactation। बच्चों, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में। जब पार्चुरेशन होता है ना, तो पार्चुरेशन के बाद ही ये रिलीज होता है। सवाल आपसे 12th में पूछा जाता है कि ये कहाँ से रिलीज होता है। आप पढ़ेंगे क्लास 12th में पार्चुरेशन टर्म को, चाइल्ड बर्थ जिसे बोलते हैं। तो कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी भी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इस प्रोलैक्टिन को रिलीज करती है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। और इसके अंदर कई, जब ये बनता है तो ये इसेंशियल होता है मेमोरी ग्लैंड के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब तक पार्चुरेशन नहीं होता, जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होता, क्या बोला मैंने? मैंने टर्म यूज करी यहाँ पे, पार्चुरेशन। तो जब तक पार्चुरेशन नहीं होता, जिसे हम चाइल्ड बर्थ के नाम से भी जानते हैं, तब तक विमेन की बॉडी के अंदर मैमरी ग्लैंड जो है वो प्रिपेयर नहीं होती इस लैक्टेशन के लिए या मिल्क के लिए। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के, सॉरी, प्रेगनेंसी के टाइम पे या पार्चुरेशन के टाइम पे, तभी ये लैक्टेशन जो है वो रिलीज होता है, या प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एक्टिव होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा एट द पार्चुरेशन। उसके अलावा ये एक्टिवली जो है, तभी जाके एक्टिवली मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो पार्चुरेशन के बाद हो पाता है।
और इसके अंदर फर्स्ट मिल्क में कई एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसेंशियल है एक आईजीए एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, राइट। और इस फर्स्ट मिल्क में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, राइट। इस फर्स्ट मिल्क के उसके साथ साथ कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है, और जिसके अंदर इस कोलेस्ट्रम में जो जिसकी वजह से मिल्क जो है वो येलोइश होता है मदर का, राइट। इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, लेकिन रिलेट करेंगे आप इस चीज़ को वहाँ से। तो ये सिंपली प्रोलैक्टिन का काम होता है। आप क्या लिखेंगे इसमें कि प्रोटीन हार्मोन है, इसेंशियल है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड के लिए फॉर लैक्टेशन। पार्चुरेशन के बाद जो है ये विमेन की बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिसके अंदर कई इसेंशियल एंटीबॉडी होते हैं जो बेबी को, जो यंग वन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं कई पैथोजेनिक डिजीज से। उसके बाद बच्चों हमने इसमें एक बात की थी मिडल लोब के बारे में, और मिडल लोब जो है वो एक ही हार्मोन रिलीज करता है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, कोई बताएगा? एक ही हार्मोन था जो मिडल लोब पे जो हमने डिस्कस किया था, MSH. एमएसएच। गुड। एमएसएच स्टैंड्स फॉर प्रतीक, एमएसएच स्टैंड्स फॉर मिडल लोब। इट्स जो है Sir, full हमारा form. Melanocytes. मेलेनोसाइट्स। यस, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, इट्स ए एक्चुअली में, इट्स मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज ओनली anterior pituitary hormone from the middle lobe, right? उसके अलावा that produced by the some intermediate lobe as well। अगर इस लोब में आप लोगों ने जो कल डिस्कस किया था हमने, तो प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है ये? इंटरमीडिएट लोब से। सो वी कैन आल्सो राइट लाइक कि प्रोड्यूस्ड बाय intermediate लोब रीजन या इंटरमीडिएट लोब सिंपल, ठीक है जी। Now, what is the role of this MSH or the melanocyte stimulating hormone? रोल क्या है? रोल क्या होगा? तो it causes the darkening of this skin, causes the darkening of the skin, ठीक है। स्किन की डार्कनिंग में, ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस, ठीक है। अगर क्या हो, अगर हम इसको डायरेक्टली ब्लड में लगा दे तो, या फिर डायरेक्टली अगर हम इसको छोड़ दे तो, इंजेक्ट कर दे तो। कई बार लोगों ने ऐसा भी माना, कई जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे उनको ऐसा मानना था कि एमएसएच जो है एक वेस्टिजियल हार्मोन है, मतलब वो किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक इंटरमीडियन है ये, एंड दैट कॉजिंग द डार्कनिंग ऑफ द स्किन इन द ह्यूमन, राइट। सो ये कुछ थे आपके जो एंटीरियर पार्ट से रिलेट करते थे। उसके बाद जो हमारा कल हमें स्टार्ट करना था वो था पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसिस करती है किसी हार्मोन को? हम लोगों ने कल को सीखा था, बताइए। जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या हमने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये सिक्रीट करती है या सिंथेसिस करती है? सिक्रीट तो पढ़ा होगा, सिंथेसिस करने के बारे में पढ़ा था। ये सिर्फ स्टोर करती है, और स्टोर करने का हमने शायद पढ़ा था, अगर आपको याद हो। पोस्टीरियर पार्ट के लिए पाओ हमने एक वर्ड पढ़ा था, याद है बच्चों? पाओ, पाओ में हमने क्या पढ़ा था? Yes, sir. PDH and oxytocin, and the P Yes, was sir. related to the posterior pituitary, right? So it does not synthesis any hormone, it only stores। ये स्टोर करता है, ये रिलीज करता है, ठीक है। सो इट
does not synthesis any hormone, ठीक है, but it stores, actually stores and release, क्या करेगा ये, स्टोर करेगा और रिलीज करेगा, ठीक है। किस किस को, दो हार्मोन्स जो आप लोगों ने पढ़े थे, एक वासोप्रेसिन, ठीक है, एक वासोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन, राइट, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन को बनाता कौन है, तो बताएगा मुझे, कहाँ से आते हैं ये, शायद मैंने कल बताया था। मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड, कौन बोला ये, नो सर। प्रतीक, क्या हो गया, मेमोरी ग्लैंड नहीं बेटा, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन को बनाता कौन है, मैंने ये पूछा आपसे। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन को बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये इनको बनाता है। स्टोर करता है, स्टोर कौन करता है, स्टोर बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, स्टोर्ड बाय posterior pituitary, right, release by, say, release by posterior pituitary, ठीक है। तो एडीएच के बारे में आप लोगों ने सबसे पहले अगर इसमें देखोगे तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच जो होता है आपको, जैसे आप वासोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, और हाँ बेटा, सर बजिंग साउंड आ रहा है बहुत। बजिंग साउंड आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, एक मिनट, अभी आ रहा है बेटा, हेलो, अभी ठीक है, एक मिनट यस सर। एक मिनट रुको, एक मिनट, अभी बताना, अभी कैसे है, अभी ठीक है या अभी भी नाउ क्लियर। क्लियर है, ओके। सो एडीएच और वासोप्रेसिन, एडीएच और वासोप्रेसिन, एडीएच और वासोप्रेसिन, इट एक्ट एट किडनीज एक्चुअली, एंड ये इंक्रीज करता है, इट एक्ट और इट एक्ट्स एट किडनी, राइट, एंड increases and increase reabsorption of water, and it helps in and reabsorption of water, and beside this it, we can also say that it and reduces loss of water, ठीक है, through urine, और इसको हम
डाययूरेसिस के नाम से भी जानते हैं, डाययूरेसिस। इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एडीएच बोलते हैं ना, इसलिए दैट्स व्हाई एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और बच्चों ज़्यादा किस में होता होगा ये? आपने डेजर्ट, जितने भी जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में मैक्सिमम एडीएच होता है। क्या करता है ये? पानी के लॉस को बताता है ना। तो सोचिए, अगर जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, अगर उनकी बॉडी में नेचुरली ये ज़्यादा रिलीज नहीं होगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी से यूरिन पास आउट होगा, राइट? तो हाई एडीएच रिलीज होता है उनकी बॉडी के अंदर। जितने भी जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ना, उन डेजर्ट एनिमल्स की बॉडी में, डेजर्ट एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है? हाई एडीएच रिलीज होता है, हाई एडीएच। और इस हाई एडीएच की वजह से क्या होता है? हाई एडीएच की वजह से यूरिन जो है वो कम जाते हैं। आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसा होता है कभी कभी? हमारी बॉडी में हाई एडीएच कब होता है इन ह्यूमंस? हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कब होता है? इन समर। इन समर्स? आर यू श्योर? जब रेगुलर पीरियड पे पूछो बेटा, मैं रोज, हमारी बॉडी में हाई एडीएच, एडीएच हाई कब होता है? एडीएच हाई का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यूरिन कम। नॉर्मली हमारे साथ ऐसा होता है रात में, नॉर्मली एट नाइट, ठीक है? तो इस वजह से जब हम 6 to 8 आवर्स की एक लॉन्ग स्लीप लेते हैं, है ना, एवरेजली कोई भी इतना तो लेता ही होगा, कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं इससे। तो इस बीच ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम लोगों के साथ वो यूरिन पास आउट करने नहीं जाते, क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं उस टाइम पे। लेकिन आप सोचिए कि आप पूरे दिन में 6 to 8 आवर्स तक यूरिन पास आउट नहीं किया, तो ऐसा दिन के टाइम पे कम होता है। लो एडीएच का मतलब, लो एडीएच मीन्स, लो एडीएच अगर है तो यूरिन ज़्यादा है। ये एडीएच जो है, दैट इज सिंथेसिस बाय एडीएच, सिंथेसिस बाय, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बोलो यार, एडीएच सिंथेसिस बाय, लिखने में लगे हुए हैं, एडीएच सिंथेसिस बाय हाइपोथैलेमस एंड सिक्रेटेड बाय, क्वेश्चन यहां से बना था, सिंथेसिस कौन कर रहा है? पोस्टर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसका कौन सा पार्ट? ऑप्शन में नहीं है वो, बताइए। ऑप्शन में दूसरा दे दिया, ऑप्शन में वो दिया ही नहीं, ऑप्शन में दे दिया न्यूरो हाइपोफाइसिस। प्रतीक, याद है कल हमने कुछ चर्चा की थी इन वर्ड्स पे, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। शायद रिवीजन करने का आप लोगों को टाइम नहीं मिला है। यस, न्यूरो हाइपोफाइसिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यस। लेकिन ऐसे में क्या करेंगे हम प्रतीक, जब ऑप्शन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा ही नहीं और न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस लिखा हुआ है, तब क्या करोगे? तो हमें दोनों टर्म्स को याद रखना पड़ेगा। से यस और नो? यस सर। हाँ, तो इसलिए मैंने वो टर्म यहाँ लिखी नहीं। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है? तो ये टर्म्स आप लोगों को बस ध्यान रख, क्योंकि यही इसी तरीके से घुमाते हैं आपको, थोड़ा सा जो ट्विस्ट करते हैं ना क्वेश्चंस में पीएमटी के टाइम पे कि यार ये वाला हार्मोन कहाँ से पूछ लिया, कुछ नहीं, बस यही ऐसा इस और एक्चुअल में इसमें तो जरूर करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिट्यूटरी के स्ट्रक्चरली और फंक्शनली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और ये चीज शायद आप लोगों को पढ़ते पढ़ते भी रियलाइज हो रही होगी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है कितने ज्यादा फंक्शंस कंट्रोल कर रही है ना, विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस
तो इसलिए तो एडीएच क्या कर रहा है, एडीएच सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस से एंड सिक्रेटेड होता है बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिंथेसिस को लेके भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है। ये टर्म को लेके भी क्वेश्चन जो है आपके नीट में फ्रेम हो सकता है। सो इंड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O आपके डीसीटी के अंदर। अभी जैसे मैंने पीछे बताया डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में ये क्या करता है बच्चों, ये मैंने क्या बोला अभी, मैंने कहा कि ये इंड्यूस करता है। ये क्या करता है, इंड्यूस करता है, इंड्यूसेस रीअब्जॉर्प्शन, इंड्यूसेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां पे, डीसीटी में, इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, पीछे आ गए आप एकदम नेफ्रॉन पे जो पीछे छोड़ा था हमने वहां पे, एंड कलेक्टिंग डक्ट में, एंड कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये फॉर्म करने लगता है पोर्स को, पोर्स बनाता है वहां पे वॉल में डीसीटी की और इस कलेक्टिंग डक्ट की। तो जो वॉल्स होती है ना उसकी, मान लीजिए कि ये एक, ऐसा मान लीजिए कि ये एक डीसीटी हो गई आपकी, और इस डीसीटी के बाद जो है वो आपका एक ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई और ये एक डीसीटी हो गई, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये फॉर्म करता है पोर्स को, इनकी वॉल्स जो है, इन वॉल्स में पोर्स जनरेट करता है, ये इनकी वॉल्स में पोर्स जनरेट करता है और उसकी वजह से ये रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर का। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको तो पानी को रीअब्जॉर्ब करना है ना अपनी बॉडी के अंदर, तो ये हेल्प करता है। तो एडीएच ऐसा नहीं है कि वाटर को मतलब कि ये सिंपली क्या कर रहा है, ये एक्वापोरिन बना रहा है, मतलब एक इसको बोलते हैं, इस कंडीशंस को बोलते हैं लाइक एक्वापोरिन। एक्वापोरिन मतलब पानी के लिए छेद कर रहा है ना ये, तो एक्वा मतलब क्या होता है, पानी, पोरिन रिलेटेड टू द छेद। तो पोर्स का फॉर्मेशन करता है ये। एक्वापोरिन का मेरा मतलब है कि एडीएच क्या कर रहा है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, पोर्स फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे पानी क्या हो, पानी रीअब्सॉर्ब हो पाए। सो व्हेन एक्सेस ऑफ H2 इन द बॉडी देन एडीएच सप्रेस्ड। जब पानी एक्सेस होगा तो एडीएच क्या होगा, सप्रेस्ड होगा ड्यू टू दिस हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। और इससे क्या होगा, यूरिन की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मिक्सचुरेशन होगा ऐसे टाइम पे। इस कंडीशन को पॉलीयूरिया के नाम से भी जानते हैं, पॉलीयूरिया। क्या कहा मैंने, एक बार दोबारा से देखो, ये कहां से आ गया, पीनियल ग्लैंड। क्या बोला मैंने, मैंने कहा पोर्स का फॉर्मेशन होगा। मैंने कहा कि एक्सेस जो H2O है आपकी बॉडी में, ज्यादा पानी की वजह से एडीएच क्या होगा, ज्यादा पानी की वजह से आपको क्या करना है, आपको पानी को रोकना है। तो ज्यादा पानी की वजह से एक्सेस ऑफ H2O है, H2O ज्यादा है बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में एडीएच क्या हो जाएगा, एडीएच सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, एडीएच सप्रेस्ड हो जाएगा। तो एडीएच जब सप्रेस्ड होगा, व्हाई, ड्यू टू, क्यों हुआ ऐसा, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। हाइपर सिक्रेशन का मतलब एडीएच, एडीएच ज्यादा हो जाएगा, और हाई एडीएच क्या करेगा, लो यूरिन को पास करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे में इस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें वाटर को एक्सेस लॉस होने से बचाना है बॉडी के अंदर। तो ये क्या करेगा, इन एक्वापोरिन्स की हेल्प से, यानी कि पोर्स के फॉर्मेशन से यूरिन को तो बाहर भेज देगा, लेकिन वाटर को रीअब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा बॉडी के अंदर। तो आप लोगों ने एक कंडीशन आगे पढ़ेंगे जिसको हम डायबिटीज इंसिपाइडस के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे ही है, वो पॉलीयूरिया ही है। पॉलीयूरिया की जो कंडीशन है, पीपल जो जितनी भी जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज से सफर्ड होते हैं, वो टू मच यूरिन जो है वो पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से। पॉलीयूरिया की कंडीशन ही वो है।
तो पॉलीयूरिया की कंडीशन ही वो है, पॉली का मतलब मैनी यूरिया बॉडी से पास करना। तो ऐसे में आपको ये बचा लेता है कि पानी की कमी ना हो आपकी बॉडी में। जो लोग टी ज्यादा लेते हैं, जो लोग कॉफी ज्यादा लेते हैं, बियर जो है, बियर है, टी है, कॉफी है, वो डिक्रीज करती है एडीएच का सिक्रेशन, है ना। जो लोग टी लेते हैं, टी है, कॉफी है, ठीक है, उसके अलावा बियर है, राइट, तो ये क्या करती है, इन सब की वजह से, इनके सेवन से ज्यादा क्या होता है, ये डिक्रीज कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं किसको, ये एडीएच के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। और लो एडीएच का सिक्रेशन मतलब यूरिन का फॉर्मेशन हाई होना। तो टी, कॉफी, बियर ये क्या कर इंक्रीज कर रहे हैं, इनका ज्यादा सेवन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है यूरिन के वॉल्यूम को, और ये वॉल्यूम इंक्रीज होती है, कंडीशन को हम बोलते हैं डाईयूरेसिस। क्या बोलते हैं इसको, डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस। सो एडीएच प्रिवेंट करता है, एडीएच प्रिवेंट करता है डाईयूरेसिस से। एडीएच का लगातार इफेक्ट जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में बॉडी के अंदर बना रहता है। इसी तरीके से कोल्ड डे में भी, जब कोल्ड डे होते हैं तो एडीएच कैसा हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि विंटर्स में कई बार यूरिन ज्यादा पास करने जाते हैं हम, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है या ऐसा कुछ सुना है कभी। तो अलग अलग कंडीशंस होती हैं बच्चों। सबसे पहले आप इनटेक क्या कर रहे हो वो भी, उसके अलावा क्लाइमेट कैसा है तब भी। कोल्ड डे में भी एडीएच जो है वो ज्यादा सप्रेस्ड होता है। तो एडीएच सिंपली क्या कर रहा है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में एक्वापोरिन करता है, पोर्स का फॉर्मेशन करता है, और इन पोर्स के फॉर्मेशन की वजह से वो रीअब्जॉर्प्शंस को बचाता है। ये अलग अलग कंडीशंस होती है। नहीं समझ आया, इज दैट क्लियर? यस सर। समझे सभी लोग, एक ही आवाज आई है मुझे, अरे बोलो। सर एक बार पॉलीयूरिया रिपीट कर दीजिए। राइट कोमल, रिया, समीहन, प्रियांशी, वैभव एंड 12 अदर्स। पॉलीयूरिया की कंडीशन जो है ना कोमल, पॉली मतलब मैनी, पॉलीयूरिया कई लोग आपने सुना होगा जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज से सफर्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी जो बहुत ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस करती है। मैंने कहा कि जब एक्सेस H2 होता है बॉडी में तो एडीएच सप्रेस्ड हो जाता है। क्यों होता है एडीएच सप्रेस्ड? क्योंकि हाइपोसिक्रेशन होता है एडीएच का। हाइपो का मतलब हमने क्या पढ़ा था, लो, और लो सिक्रेशन हो रहा है, तो ऐसे में कोमल क्या होगा, यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो जब एक्सेस H2O है तो एडीएच सप्रेस्ड हो रहा है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो यूरिन की ओके सर, वॉल्यूम जो क्लियर। होती है मिक्सचुरेशन में, यूरिन की वॉल्यूम मिक्सचुरेशन में इंक्रीज हो जाती है। आई रिपीट, यूरिन की वॉल्यूम जो है एडीएच के अंदर, सॉरी, यूरिन की वॉल्यूम जो है मिक्सचुरेशन के अंदर इंक्रीज्ड हो जाती है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। और ये पॉलीयूरिया से कौन लोग ज्यादा सफर्ड होते हैं, जो कई डायबिटिक इंस्पाइटिस से जो लोग सफर्ड होते हैं। सो ये अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलती है हमें, ठीक है, राइट। तो ये पॉइंट समझ आया सबको, चलूं आगे। यस सर। ओके, देन आती है इसमें, इसके बाद ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, मेन पार्चुरेशन हार्मोन है वो भी। ऑक्सीटोसिन का शायद एक रह गया था इसमें पॉइंट मेरा। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हालांकि ऑक्सीटोसिन के बारे में भी आप वहां पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए 12th में भी मेन पार्चुरेशन हार्मोन है ये, ठीक है। इसको हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, चाइल्ड बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मेन पार्चुरेशन हार्मोन है ये, मिल्क इजैकुलेटरी हार्मोन, इमोशनल हार्मोन भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है इसके।
इमोशनल हार्मोन, उसके अलावा लव हार्मोन। लव हार्मोन, अलग अलग हार्मोन्स हैं ये, ठीक है ना, मतलब अलग अलग हार्मोन्स के इसके नाम है, इस हार्मोन के अलग अलग। तो ऑक्सीटोसिन, इसको पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं, बहुत आप पढ़ेंगे कहीं, पिटोसिन के नाम से भी स्टिमुलेट करता है। मतलब जब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने कहा मेन पार्चुरेशन हार्मोन है ये। क्यों कहा मैंने ऐसा? मेन पार्चुरेशन हार्मोन है ये, मेन पार्चुरेशन हार्मोन है ये, मेन चाइल्ड बर्थ हार्मोन है ये। इसके जब ये ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल को, जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्राइन वॉल का या यूट्राइन मसल्स का एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जिससे कि स्मूथली बेबी जो है वो वजाइना से बाहर आ सके, यूट्रस से बाहर आ सके। तो इसलिए इसको बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इस हार्मोन को बच्चों यूज किया जाता है इंड्यूस्ड डिलीवरी इन अ प्रेग्नेंट वुमन। क्या आप लोगों ने कभी सुना है लेबर पेन्स के बारे में? कभी आप लोगों ने अगर सुना हो तो, कि लेबर पेन के टाइम पे कई इंजेक्शंस लगाए जाते हैं प्रेग्नेंट विमेन को, जब पीक टाइम होता है प्रेगनेंसी का, और जब लेबर पेन अकर होते हैं तो उस टाइम पे कई हार्मोन्स दिए जाते हैं बाहर से भी। वो हार्मोन कौन से होते हैं? वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्यों दिए जाते हैं? जिससे कि यूट्राइन वॉल जो है, जो यूट्राइन मसल्स हैं, वो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन कर सके और जिससे डिलीवरी जो है वो आसानी से हो सके। तो दिस हार्मोन इज यूज्ड टू इंड्यूस द डिलीवरी इन अ प्रेग्नेंट वुमन, राइट। उसके अलावा इंड्यूस करता है ये मिल्क इंजेक्शन में, मेमरी ग्लैंड में। और 1 मिनट सर। हाँ जी, सर कितनी स्लाइड हो गई होंगी लगभग? अभी हो गई है बेटा, 3-4 हो गई हैं। ओके सर। सो तो ये एक मेन आपका मेन प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए इसको बोला जाता है बच्चों, ठीक है। ये सवाल भी ऑक्सीटोसिन का कई बार पूछा गया है आपके नीट में। ये नीट में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि ये कौन सा हार्मोन है जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप लोग ये हार्मोन वाला पॉइंट ना क्लास 12th में चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे, वहां पे ये चीज रिपीट होगी वापस से। और लेकिन कई चीजें जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको 12th की एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये 11th की एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ते हो, 11th के सिलेबस में पढ़ते हो। अब क्योंकि वहाँ कई अदर हार्मोन्स के बारे में ही पढ़ोगे आप, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन का फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे कई और प्लासेंटल हार्मोन जो है वो एड ऑन हो जाएंगे आगे जाके, राइट। उसके अलावा हम ये आपके जो नॉर्मल थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में कुछ बातें। फिर आती है आपकी पीनियल ग्लैंड। व्हाट इज पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड के बारे में इसके कई सारे इसके भी नाम होते हैं, कुछ नेम होते हैं इसके। तो पीनियल ग्लैंड जो है सिंपली विच इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, दैट इज सिंपली एक्टोडर्मल in origin, ectodermal in origin, or that is also known as by the name of the third eye of the human। क्या आप लोगों ने सुना है इसके बारे में कभी किसी ने? थर्ड आई के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा कुछ सुना है जनरली? यस सर। सो बताइए मुझे, आज नेशनल साइंस डे है बच्चों, तो इसको क्यों हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं ह्यूमंस के अंदर? सर हैप्पी साइंस डे। हैप्पी साइंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड इस साइंस डे पे इस राज को खोलते हैं कि क्यों जो हमारे पास थर्ड आई है इसको थर्ड आई के नाम से हम लोग जानते हैं। 2 आईज ऑलरेडी आप लोगों के पास प्रेजेंट होती है, और इस पीनियल ग्लैंड को बच्चों थर्ड आई के नाम से जानते हैं बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। दे हैव सम फोटो रिसेप्टर लाइक सेल्स, ठीक है, हैव फोटो रिसेप्टर्स। आपकी आईज में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जिसे आप रॉड्स और कॉन्स के नाम से जानते हो। आपकी आईज में प्रेजेंट होती है जो आपको डे विजन और नाइट विजन में हेल्प Yes, करती है। sir. So like they also have some photoreceptors which can catch the light,
which can capture the light. That's why this is called the third eye of the human. Chota sa raz. So it controls a lot of sexual maturation as well. Control sexual maturation as well, right? Sexual maturation. And its size can be variable. The pineal gland located on the dorsal side of the forebrain, and pineal secretes a hormone which is called the melatonin. ठीक है? And कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि ये एक स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, लेकिन हमने पिट्यूटरी के लिए भी पढ़ा कि पीछे भी हमने जो बात की थी कि वो एक स्मॉल ग्लैंड होती है आपकी। पीनियल ग्लैंड का साइज जो है वो ऐसा माना जाता है कि आप कई जगह पढ़ोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को स्मॉलेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, पिट्यूटरी ही आपकी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि पीनियल ग्लैंड भी स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसका साइज जो है वो वेरिएबल होता है। सो इसलिए हम इसको स्मॉलेस्ट ग्लैंड नहीं बोलते। कोई अगर आपसे कहता है कि पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, तो इस एक बार ध्यान रखिएगा, इसका साइज वेरी करता है, इसका साइज वेरिएबल होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, pineal gland is a part of brain, and melatonin जो है जो रिलीज करती है, that play a very important role in regulation of your 24-hour या diurnal rhythm of our body। तो जो sleep wake cycle होती है ना आपकी बॉडी में, तो ये pineal gland ही important रोल प्ले करती है इसको कवर करने में या इसको कंट्रोल करने में, मैं कह सकता हूँ। एंड ये आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं कि ये डिजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है बिफोर प्यूबर्टी ह्यूमंस में। आप लोग ये चीज अभी नहीं पढ़ते, तो इसकी डिजेनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। और काफी सारे, यही नहीं, सिर्फ मेलेटोनिन ही नहीं, सेरोटोनिन भी रिलीज करती है हार्मोन बॉडी के अंदर। और सेरोटोनिन आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ सिर्फ मेलेटोनिन के बारे में लिखा है, लेकिन मेलेटोनिन के साथ साथ, मेलेटोनिन तो सिक्रीट करती है, ये मेलेटोनिन तो सिक्रीट करती है, उसके साथ साथ सेरोटोनिन भी ये सिक्रीट करती है। सेरोटोनिन के साथ साथ एक हार्मोन होता है जिसे हम एड्रीनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने? एड्रीनो ग्लोमेरुलोट्रोपिन। तो सिर्फ मेलेटोनिन नहीं, और भी हार्मोन जो है ये रिलीज सिक्रीट करती है। मेलेटोनिन एक के बारे में अगर बात करूं तो ये एक आपका एक टाइप का अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, और स्टिमुलेट करता है कई हार्मोन को जो सिक्रीट होते हैं आपके उस। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। मेरी वॉइस स्लो आ रही है? इससे कैसे स्लो यस हो? सर। ज्यादा स्लो हो गई? सही आ रही है सर। सही आ रही है? सर ठीक है। यस ठीक है सर, सही आ रही है। ओके जी। यार एकदम फ्लो खत्म हो जाता है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, उनको लो आ रही होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं माइक को थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। सो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रोडक्शन एक तरीके से ये मेलेटोनिन का, अगर सिंपल आप यही फंक्शन अगर ध्यान रखेंगे ना, तो अच्छा है आपके लिए, इतना ही कि बस बॉडी की रिदम को मैनेज करती है, रेगुलेशन जो होता है 24 आवर्स में उसको प्रोडक्शन करती है। कई इसका प्रोडक्शन जो है लोएस्ट रहता है ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स में, हाईएस्ट रहता है इसका नाइट में, और ये चीज ध्यान रखिएगा। एंड जितनी भी जो हमारी इसको 24 आवर्स को हम इसको सर्कैडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं आपसे बिना कोई ट्विस्ट किए इस पार्ट से। तो ये सर्कैडियन रिदम को, इसी को सर्कैडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, यही है ये। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारी पीनियल ग्लैंड ही कंट्रोल इसको करती है। दूसरी तरह जब हम बात करते हैं सेरोटोनिन के बारे में, तो ये एक तरह का पढ़ा है आप लोगों ने पीछे भी, ये एक तरीके का वासो कंस्ट्रिक्टर होता है, ये एक तरीके का वासो कंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। एंड ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, वासो कंस्ट्रिक्टर होता है। और दूसरी तरफ इसका फंक्शन हम आगे अभी जब एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस इतने फंक्शन है इस पीनियल ग्लैंड के, छोटी सी आपकी
जो ग्लैंड है। सो इसमें जैसे 2-3 पॉइंट्स कई बार पूछे जाते हैं ये कि और कौन-कौन से फंक्शन होंगे, तो रिदम्स में क्या-क्या आ गया? आपकी जो रेगुलर रिदम होती है बॉडी की बच्चों, उसमें आपकी स्लीप वेक साइकिल हो गई, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ये सभी मेंटेन रखना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्विच करता है, या आपकी स्लीप वेक साइकिल जो है वो कई बार स्विच कर जाती है। तो कौन सी ग्लैंड पे उसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिलेगा, या कौन सी ग्लैंड उसको कंट्रोल कर रही है, तो वो पीनियल ग्लैंड है। अभी रिसेंटली आपके जो जो न्यू पैटर्न है क्लास सीबीएसई का, उसमें कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर उसमें कई जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक स्कूल का पेपर देखा था मैंने, जिसमें ये पीनियल ग्लैंड का एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें एक पैराग्राफ था कि कोई नाम दे रखा था ऐसे, XYZ कोई इंडिविजुअल था, तो वो उसके उठने की साइकिल बिगड़ गई, ऐसा कुछ कहानी की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। तो उसमें पूछा गया था कि कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करेगी, कि वो ऐसा कुछ स्टोरी थी उसमें कि उस बच्चे का या उस इंडिविजुअल के एग्जाम्स की वजह से वो नाइट स्टडी कर रहा है, और उसकी साइकिल जो है, पहले वो इतने बजे सोता था, वो बिगड़ गई है, अब साइकिल चेंज हो गई है। तो कौन सी ग्लैंड, तो ये पीनियल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन, तो इस तरीके से पूछा गया था। तो हार्मोन का नाम और ग्लैंड का नाम उसमें वो पूछा गया था। और भी फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसके बॉडी टेम्परेचर लिख दो। एडिशन उसके अलावा इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को। एंड ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन था उसमें, एक पार्ट में। उसके अलावा दूसरे ग्लैंड्स के फंक्शंस को जोड़ा गया था उसी पैराग्राफ के अंदर। पिगमेंटेशन है इसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज जितने भी जो डिफेंस कैपेबिलिटी होती है, उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें कोई कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम, अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली ही पूछा जाता है आपसे। तो रिदमिक या सर्केडियन साइकिल वही होती है जो 24 आवर्स आपकी बॉडी के अंदर चीजें चल रही हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, या आपकी स्लीप वेक साइकिल के टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी फिजियोलॉजी में, तो ये पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करती है। ठीक है Sir, यस बेटा। sir, what is the role of photoreceptor in pineal glands? फोटो रिसेप्टर्स बेटा वो हेल्प कर रहे हैं सिंपली आपके, वो थर्ड आई है। मेन तो हमारा जो काम है वो रॉड्स और कॉन्स का ही है प्रतीक, लेकिन इट्स लाइक अ थर्ड आई ऐसा माना जाता है। तो एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि जो मेन आपका रोल है ना, वो आईज जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स, वो उन्हीं का है। ठीक है, तो Okay, sir. ये सिंपली थर्ड आई को ऐसा ले लीजिए, एट्स अ बेसिक एडवांटेज। एज सच कोई इतने इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उसके, तो थर्ड आई सिंपल इसको बोला जाता है कि हाँ इसके पास कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना कि वो महाभारत के टाइम पे थे, कौन थे जो अपनी थर्ड आई से देखते थे, क्या नाम था उनका, आप लोग जानते हैं क्या? सर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, वेरी गुड। तो बोलते हैं ना, मे बी नहीं, अश्वत्थामा नहीं थे, नहीं, वही था। यस सर, थर्ड आई। अरे एक और थे, मैं भूल रहा हूँ। सर शंकर जी भी थे शायद। अरे बेटा वो थर्ड आई नहीं, कि जो अगर फोरहेड पे बनी हो वो वाली थर्ड आई नहीं, मतलब एज्यूम कर लेते हैं वो थर्ड आई नहीं, फोरहेड पे नहीं। पता है इसके सर बहुत विदुर का सारे बेटा शायद। है बेटा। सर शायद विदुर का बेटा। अरे मेरे ख्याल से और भी थे यार, वो मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, मैं बताऊंगा जरूर लेकिन आपको। तो थर्ड आई का पता है, हम लोग भी कई बार अपना यूज करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर यस, कौन बोला सर है? आई थिंक संजय। आई थिंक संजय, हाँ, शायद ये तो उसमें थे, लेकिन ये महाभारत में थे या रामायण में थे? सर महाभारत। हाँ, तो वो याद है, वो आंख बंद करके देखते थे कि अब युद्ध ऐसा चल रहा होगा, वहां पे ऐसा हो रहा है, तो वो क्या करते थे, मतलब वो एक्चुअल में था वो। और आप भी पता है इस पे कंट्रोल मतलब कर सकते हो, ये with the help of the meditation, with the help of the प्राणायाम, और कंट्रोल कर सकते हो आप अपनी बाकी की भी सेंस का तो इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, बाकी की भी जो सेंसरी ऑर्गन से, तो ये भी एक तरह का सेंस ऑर्गन ही है आपका। और आईज तो वैसे ही हमारी जो सेंस ऑर्गन के अंदर आती हैं, तो ये थर्ड आई भी हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप सोचते भी तो हो ना, अरे नहीं आज क्या पढ़ेंगे, आज स्कूल में आज क्या होगा, आज नहीं जाते, वो मैम आएंगी, वो प्रैक्टिकल का काम कराएंगी। तो आप भी तो कई बार अपनी उस एकदम बेकार थर्ड आई का इस्तेमाल करते हो ना तो यस, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल से मेरा मतलब है कि आप फोकस करके चीजों को, इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। सर यहाँ पे फोटो रिसेप्टर और पाइनल ग्लैंड का रिलेशन क्या है?
ऐसा माना गया है कि जो रिसर्चर्स ये कहती हैं कि हम थर्ड आई उसे बोल क्यों रहे हैं, तो यहाँ फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं। अब लेकिन आप उसको उससे मत रिलेट करो कि जिस तरीके से आईज के अंदर लाइट आती है और वो रेटिना के ऊपर पड़ती है और वो फिर ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के अंदर मैसेज जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, आप उसको ऐसे मत दो, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट वैसे लाइट नहीं आ रही ना, यहाँ वैसे लाइट नहीं आ रही जो आपकी आईज के थ्रू लाइट एंटर कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि हम इसे इस रीजन में कई फोटो रिसेप्टर्स लाइक सेल्स प्रेजेंट होती है, फोटो रिसेप्टर लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा, मैंने लाइक शायद नहीं लिखा, तो लाइक अ फोटो रिसेप्टर जैसी आपकी आईज में प्रेजेंट होती हैं, कुछ उसी तरीके की यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये ही रिलेशन है, बस इसका इतना। तो ये आप वैसे विजन की मत सोचना कि जिस तरीके से आईज सपोर्ट कर रही है विजन में, तो ये थर्ड आई भी वैसे सपोर्ट करे आपको, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। रिसर्चर्स हमें ये बताती हैं कि हम इसे थर्ड आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कुछ उस तरह की फोटो रिसेप्टर सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो अगर आप ये सोचो कि कोई ब्लाइंड है और वो इस थर्ड आई का इस्तेमाल करे क्योंकि बाहर वाली आई से उसको दिख नहीं रहा है, तो ऐसा मत सोचना। ठीक है फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है जी, कहीं आप उसको इससे रिलेट करो ना, बिल्कुल भी नहीं। ये है आपकी जो पीनियल ग्लैंड के कुछ थोड़े बहुत फंक्शंस होते हैं, और फॉर काइंड योर नॉलेज कि इसका जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है पीनियल ग्लैंड का, मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ऑफ पीनियल ग्लैंड इज इन बॉडी में हमारी अप टू 7 years तक हो जाता है। ठीक है, अप टू 7 years तक हो जाता है, और उसके बाद दैट अंडरगो द डिजनरेशन या इन्वोल्यूशन एट द एज ऑफ 14 years। और ये ब्रेन में एक तरीके से डिपॉजिट मतलब इसका फिर स्लो फंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जितनी ज्यादा डेवलप 7 years तक होती है उसके बाद कुछ इन्वोल्यूशन जो है इसका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एंड मेलेटोनिन जो हार्मोन है, यस, डार्कनेस में मेलेटोनिन जो होता है वो ज्यादा रिलीज होता है, जैसे जैसे डार्कनेस होता जाएगा मेलेटोनिन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी जो हमारे जो पेरिफेरल पार्ट्स जो होते हैं वो एक्टिवेट ज्यादा हो जाते हैं रात के टाइम पे, तो इसलिए जब आप रात होती है या जब अंधेरा होता है जहाँ डार्कनेस होती है वहाँ ये ज्यादा सिक्रीट होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो मेलेटोनिन आपकी बॉडी को कहता रहता है सो जाओ मैं हूं ना, सो जाओ मैं हूं सो जाओ। मेलेटोनिन सपोर्ट करता है आपको एक अच्छी स्लीप के लिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं ना कि स्लीप वेक साइकिल। तो इसलिए क्योंकि मेलेटोनिन जो है आपका जो हार्मोन है वो मेलेटोनिन ये नाइट में ज्यादा या फिर डार्क में, डार्कनेस में ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डार्कनेस में ज्यादा सिक्रीट होता है। मेरे टैब को क्या हो गया, थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, तो रात में ज्यादा सिक्रीट होता है, डार्कनेस में ज्यादा सिक्रीट होता है। तो मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस करता है बाकी के फंक्शंस को भी, लाइक मेटाबॉलिज्म है, पिगमेंटेशन हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, या फिर डिफेंस की कैपेबिलिटी हो, ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो ये रही बात किसकी, पीनियल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, फिर आती है आपकी थायराइड ग्लैंड। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, ये तो जानते हैं आप सभी लोग। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, वोकल कॉर्ड पेरिफेरी। वोकल कॉर्ड के ऊपर, हाँ जी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ वोकल कॉर्ड। ओके। थायराइड ग्लैंड जो होती है बच्चों हमारी बॉडी में, ये एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। दैट इज द ओनली ग्लैंड विच स्टोर्स हार्मोन इन द इनएक्टिव फॉर्म। ये हमने शायद पॉइंट पीछे डिस्कस किया था।
मैंने बताया था ना, ओनली ग्लैंड है ये विच स्टोर्स हार्मोन इन एन इनएक्टिव फॉर्म, एक इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर करती है। और ओरिजिन की अगर बात करूं तो ये सिंपली एंडोडर्मल होती है ओरिजिन में, ठीक है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन, राइट एकदम। और उसके अलावा यहाँ कई दो हार्मोन जो इम्पोर्टेंटली ये रिलीज करती है, जिसको आप T4 और T3 के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पता है ये T1 हार्मोन भी होते हैं, T1 और T3 T2 भी होते हैं। ये T1 और T2 जो होते हैं ये थोड़े से अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, ये अनस्टेबल फॉर्म में मिलते हैं हमें, जबकि जब हम बात करते हैं T3 और T4 के बारे में तो ये हमें एक स्टेबल फॉर्म के अंदर मिलते हैं। दोनों ही जब हम बात करते हैं ना इस थायरॉक्सिन हार्मोन की और जो ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था, दोनों आपके ग्रोथ हार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन सिनर्जिक है नेचर में, यानी कि सेम है नेचर में। हमारी बॉडी में पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में या पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है, और पोटेशियम अलग हो जाता है और आयोडाइड जो हमारा वो ब्लड में आयोडाइड की फॉर्म में आ जाता है, और वहां से आयोडीन बनता है। और जब थायरॉक्सिन और आयोडीन मिलते हैं तो ये T1 और T2 का फॉर्मेशन होता है, थायरॉक्सिन एंड थायरॉक्सिन प्लस आयोडीन जो हैं ये दोनों ही इस या I2 है ये सिंपली, ठीक है। तो ये T1 और T2 से रिलेट करते हैं, ये बनाते हैं इसको आपकी बॉडी। लेकिन आप लोग मेनली आप इनके बारे में पढ़ते हो T3 और T4 के बारे में, तो मेनली यही है जो फंक्शन अपना कर रहे हैं। और इन दोनों में भी अगर मैं देखूं तो हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में T3 कम है एज कम्पेयर टू T4। अगर ये 20% है तो ये 80% है, इतना डिफरेंस है इनके अंदर। T4 मोर अबेंडेंट है 4 टाइम्स देन द T3, लेकिन T3 ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू T4। तो ये टेट्रा आइडो और ये ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन्स जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आते कैसे हैं, सेम वही फिर हाइपोथैलेमिक है, हाइपोथैलेमस से आएगा पहले। तो हाइपोथैलेमस से इसका जो टारगेट ऑर्गन की जब आप बात करते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड इसका टारगेट ऑर्गन की तरफ है। तो होगा क्या कि हाइपोथैलेमस रीजन से TRH, ठीक है, वहां से पोर्टल सिस्टम जो आप लोगों ने पढ़ा था हाइपोथैलेमस वाला, वहां से पोर्टल सिस्टम, और पोर्टल सिस्टम से होता हुआ ये आपका पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी से पहुंचेगा वो जो बेसोफिल सेल्स आपने पढ़ी थी वहां, ठीक है। बेसोफिल सेल से ब्लड में आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेट करने वाला। और टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा इसका, थायराइड, ठीक है। तो टारगेट ऑर्गन हो गया, ये इसका टारगेट ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब इसको स्टिमुलेट करेगा। सो थायराइड ग्लैंड जो है आपकी इस तरह से अपना रोल प्ले करेगी। मेल और फीमेल में अगर साइज का भी कंपेयर करते हैं तो साइज भी अलग अलग देखने को मिलता है। फीमेल के पास लार्जर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू मेल। पता है कई और भी ऑर्गन्स होते हैं कि फीमेल में अलग साइज होता है और मेल में अलग साइज होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। चाहे आप अपने ब्रेन की बात करें
हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, XYZ किसी की भी बात करें, आपको पता है कि साइज अलग अलग होते हैं। सर ब्रेन किसमें ज्यादा होता है? ब्रेन का मेल में होता है लगभग 1000 से ज्यादा ग्राम का होता है। 1 मिनट रुकना बेटा, बस 1 मिनट, बस एक अर्जेंट कॉल। हाँ जी बिल्कुल। तो जब आप जैसे पूछ रहे थे तो अलग अलग साइजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, कौन पूछ रहा था? प्रतीक? कौन था ये? प्रतीक? हेलो, यस सर। आई एम ऑडिबल? ओके, किसी ने पूछा था ना? यस सर। दादा, ओके, हाँ बेटा बिल्कुल। तो हार्ट का भी साइज अलग अलग होता है। यस सर। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, अर्जेंटली मैंने सिर्फ होल्ड पे रखा था 1 मिनट के लिए। यस, तो उसको बिल्कुल। हाँ, तो डेफिशिएंसी जो होती है इसकी आयोडीन की हमारी डाइट में, अब इसमें क्या करते हैं? देखिए, डेफिशिएंसी जो आयोडीन की इन आवर डाइट विच इज रिजल्ट टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कॉमनली जिसे हम गॉइटर के नाम से भी जानते हैं। तो गॉइटर में क्या है? सिंपली बाहर की तरफ एनलार्जमेंट देखने को मिलती है आपको हमारे नेक रीजन के अंदर, नेक में एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी, है ना? सिंपल, ये तो हमने देखा ही है, गॉइटर, राइट? आयोडीन लेस जब होने लगता है, आयोडीन हमारी डाइट में कमी होने लगती है, मतलब कितना होना चाहिए ये? लेस मतलब कितना होना चाहिए ये? मीन्स लेस देन 50 मिलीग्राम पर डे। तो अगर इससे कम जाना है आपकी बॉडी में, मतलब इतना तो होना चाहिए ना, तो सिंपली वो गॉइटर की तरफ लेके जाएगा अगर इससे कम होगा तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना बच्चों? अगर हम इतना डाइट में नहीं लेंगे आयोडीन तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना? यस सर। राइट। तो ये एक Sir? मतलब, हाँ बेटा। Sir, what will be the full form of TRH after hypothalamus? थायराइड है वो, सिंपल थायराइड हार्मोन है वो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये इतना डाइट में मतलब होना चाहिए वो, और इतना हमें मिल ही जाता है, हम बना लेते हैं। ठीक है, सो उसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, जो थायराइड हार्मोन है तो उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। Sir, why T4 4 times more than as compared to T3? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्मोनल इम्पैक्ट। T4 ज्यादा है, T4 मोर अबेंडेंट तो है, लेकिन T4 ज्यादा एक्टिव होता है। रेशियो ऐसे चलता है 1:4 का। ठीक है, उसकी स्टोरेज भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसकी स्टोरेज नहीं अच्छी होती इस वजह से। Okay, sir. स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंड, हाँ। ठीक है, एंड इफेक्ट्स की बात कर रहा था मैं। सो इफेक्ट्स ऑफ थायरॉक्सिन, इफेक्ट्स ऑफ थायरॉक्सिन, और इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? अब ऑल लाइक फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ अफेक्टेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन से। तीनों ही, सेक्सुअल, मेंटल एंड फिजिकल फैक्टर्स, तीनों पे ही असर डालता है, ये तीनों अफेक्ट होते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मेटामॉर्फोसिस, इवन फ्रॉक्स में भी जो डेवलपमेंट होता है, आपने देखा है ना कि जो जो टेडपोल है वो पानी के अंदर होता है, तो पानी से क्या करता है वो?
सॉल्टी वाटर के अंदर होता है वो, फ्रेश वाटर में छोड़ेगा तो क्या वो जी पाएगा टेडपोल? बताइए, जानते हैं आप लोग ये मेटामॉर्फोसिस के बारे में? नहीं जी पाएगा। टेडपोल जो होता है अपने सराउंडिंग तालाब वाले पानी से या कहीं से भी, जहां पे भी वो रहता है, वो वहां से आयोडीन लेता है, नमक लेता है, वो एक तरीके से आयोडीन लेता है, और वहां से वो इसको एक्टिवेट करता है अपनी इस ग्लैंड को, जिससे कि वो इसके डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में, फ्रॉग बनने में उसकी सपोर्ट करता है वो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे। तो मेटामॉर्फोसिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द थायरॉक्सिन एज वेल, राइट। एंड आपकी बॉडी के जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, ये उसको भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट BMR। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग थायराइड्स इसके एबनॉर्मलिटी से अफेक्टेड होते हैं, तो कई बार उसमें उनकी जो बॉडी है वो ओबेस्ट टाइप लगती है या फैटी टाइप लगती है, होता है ना, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालता है। क्योंकि कई बार आप लोगों ने अगर इस तरह के पेशेंट को देखा हो या ऐसे में सुना हो कि हमें थायराइड है, ऐसा बोलते हैं वो कहते हैं हमें थायराइड है, इसलिए हम थायराइड की वजह से फूल गए हैं। शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, किसी ने अगर सुना हो, से यस और नो? Yes, sir. यस सर, मुझे हुआ था एक बार। यस सर। अच्छा, आपको हुआ था। तो जनरली वो लोग क्या बोलते हैं, यस सर। अगर वो एक नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें थायराइड है। देखिए, थायराइड तो सब में है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर वो एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, उनकी बॉडी इसलिए फूल गई है, मैं एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ पर, फूल गई है, ओबेस्ट टाइप लगती है हमें, बिकॉज थायरॉक्सिन एक कैलोरोजेनिक हार्मोन भी है, ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन ऑल्सो नॉन एज बाय द नेम ऑफ द कैलेरो या कैलोरी भी कह सकता हूं मैं, यार मेरे टैब को क्या हो गया, कैलोरीजेनिक हार्मोन आपके रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, रेगुलेट करता है ये, तो इसलिए उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए उसका या हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बिगाड़ता है उसको। BMR इंक्रीज होता है तो RBC का फॉर्मेशन बढ़ता है। अब उन ऑर्गेनिजम्स या उन लोगों में इस एबनॉर्मल सिक्रीट होने की वजह से उनकी बॉडी पे वो एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। थायराइड के मेटाबॉलिज्म में अगर मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊं इसमें, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में हो, प्रोटीन्स में हो, प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है ये, ठीक है, जो नॉर्मल अगर काम करता है ये। और पेरिस्टासिस आप लोगों ने पढ़ा था ना, पेरिस्टासिस मूवमेंट पढ़ी थी, पेरिस्टासिस याद है? यस सर। थायरॉक्सिन इंक्रीज करता है, दैट इंक्रीजेस पेरिस्टासिस इन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। उसके अलावा प्रोटीन के सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में कहाँ कहाँ इंपैक्ट कर रहा है, प्रोटीन में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस इंक्रीज करता है। जब थायराइड, जब हाइपोसिक्रीशन होता है और एक कंडीशन होती है हाइपर सिक्रीशन, तो हाइपोसिक्रेशन के टाइम पे सिंपल गॉइटर हमें देखने को मिलता है। एक डिजीज होती है जो आपके एनसीईआरटी में भी वेल मैनेज्ड है, जिसमें लिखा गया होगा, उसमें आप लोग देखेंगे कि एक कंडीशन होती है उसकी, जब हम बोलते हैं उसको हाइपोसिक्रीशन उसका। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। या श्योर आपके पास मिलेगी, वैसे आपको ये, आपको मिलेगी ये, हटा दूं इसको बेटा? यस सर, डन। हाँ जी। सो इसका हाइपोसिक्रीशन की जब हम बात करते हैं, हाइपोसिक्रीशन में क्या होगा, जिसको आप बोलते हो सिंपल गॉइटर, ठीक है,
एक आप बोलते हो क्रिटिनिज्म। गॉइटर तो समझ आता है, क्रिटिनिज्म में क्या होता है? गॉइटर तो समझ आता है, क्रिटिनिज्म में क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ड्यूरिंग द बर्थ और द ग्रोथ ईयर्स में, ड्यूरिंग बर्थ या फिर ग्रोथ पीरियड में। तो ऐसे में या ग्रोथ ईयर्स में, तो इसको हम चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं। चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो क्रिटिनिज्म में सिंपली जो सिम्टम्स आपको देखते हो, आप क्या बोलते हो इसको? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन। इसलिए प्रेग्नेंट विमेन्स जो होती हैं, उन प्रेग्नेंट विमेन्स की डाइट का भी ध्यान रखा जाता है कि अगर उनकी बॉडी के अंदर ये एबनॉर्मली रिलीज हुआ तो क्या हो सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे उस बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ये दो मेजर साइंस हैं। उसके अलावा लो इंटेलिजेंस हो सकता है उसका। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर उनकी डाइट में आयोडीन का ध्यान ना रखा जाए या थायराइड का टेस्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जेस्टेशन पीरियड के टाइम पे कि लेवल कैसा आ रहा है T3 T4 का, ताकि जो यंग वन है उसकी वो मेंटली रिटार्ड ना हो, लो इंटेलिजेंस ना हो, उसमें डीफ ना हो, वो डीफ ना हो। सर आयोडीन ज्यादा होने से क्या हो सकता है? बेटा ज्यादा होने की वजह से कई डिजीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, हाइपर सिक्रेशन। आयोडीन नहीं, इसके पूरे के पूरे थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं हम अभी। अच्छा। अभी हम पूरे की बात कर रहे हैं, सिर्फ आयोडीन की नहीं। अब मैंने कहा कि उसका तो ध्यान रखा जाता है डाइट में, ठीक है। तो एक होती है ग्रेव डिजीज, तो ये तो कंडीशन है हाइपर की, हाइपो की। अगर मैं बात करूं हाइपर के बारे में, ठीक है, जैसे यहाँ पे है हाइपर थायरॉयडिज्म। सो हाइपर थायरॉयडिज्म में एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या आप लोगों ने सुना है किसी ने ग्रेव्स डिजीज के बारे में? ग्रेव्स नो डिजीज सर। नहीं सुना। इसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। चलो उस टर्म पे अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे उस पे। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें? ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। आपने देखा है कि आई बॉल्स जैसे एक तरीके से प्रोट्रूजन होने को मिलता है, बाहर की तरफ आ जाती हैं आई बॉल्स। देखा आपने कभी ऐसा? बहुत ज्यादा। कभी ऐसा कोई इंडिविजुअल देखा है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स उसमें? Yes, sir. ऐसा कभी आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा। Yes, sir. यहाँ पिक्चर नहीं लगाई गई है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा देखा है, कभी मूवीज में देखा हो। सीता गीता एक मूवी थी बहुत पुराने टाइम की, यस सर। उसमें एक उनकी और नई भी निकली है बेटा, नई सर भी सीता निकली। जी। अच्छा नई Yes, भी है, sir. देखो नई वाली के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैंने तो मूवी देखना बहुत टाइम से छोड़ दिया है। लेकिन प्रोट्रूजन आप ये ध्यान रखिएगा, उसमें देखिएगा, आप लोग सब इंटरनेट यूज करते हैं, तो जो पुराने वाली सीता गीता थी, या अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उसमें उसकी एक चाची थी, ठीक है, उसकी आईज देखिएगा आप उनकी, तो वो दैट इज लाइक अ प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स। मतलब ये ग्रेव्स डिजीज में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। मैं लिख देता हूँ कि प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, ठीक है। तो अब इसमें आई बॉल्स का बाहर आ जाना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये बाय बर्थ होता है या बाद में भी देखने को मिल सकता है, तो ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट, ठीक है,
और कई बार जो फिब्रस टिश्यू होते हैं हमारी आइज के पीछे, जो फाइब्रस रिच टिश्यूज होते हैं ना हमारे बच्चों, हमारी जो आइज के पीछे जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं ना, उन फाइब्रस टिश्यूज की वजह से भी, फाइब्रस टिश्यूज जो हैं कहाँ पे प्रेजेंट हैं ये, बिहाइंड दी आइज, ठीक है, बिहाइंड दी आइज प्रेजेंट है ये। उसकी वजह से भी, उनके डिपॉजिट हो जाने की वजह से भी आई बॉल्स के पीछे की तरफ, तो ये प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलती है, इसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। एक और डिजीज होती है बच्चों, हाइपरथायरॉयडिज्म से ही रिलेट करती है, जिसको हम हाशिमोटो डिजीज के नाम से जानते हैं। हाशिमोटो डिजीज के नाम से भी जानते हैं, एक और डिजीज है ये। एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में आप लोग पढ़ोगे आगे क्लास 12th में। ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में आप लोग पढ़ोगे। बाय और इम्यूनिटी चेंज हो जाने की वजह से कई बार बाय बर्थ भी होती है, बाद में भी क्रिएट हो जाती है ऑटोइम्यून डिजीज। तो ये एक डिजीज है, इसमें प्रोडक्शन होना एंटीबॉडीज का इन रेस्पॉन्स टू थायराइड एंटीजन, एंड ये काफी खतरनाक होता है ये भी, हाशिमोटो डिजीज भी। और भी डिजीज होती है जैसे प्लूमर डिजीज होती हैं, हालांकि वो भी नहीं है यहाँ पे आपके उसमें, नहीं पढ़ते आप लोग इसको। तो काफी सारी डिजीज हैं ये हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड, हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड। ये यहाँ पिक्चर में आपको एक लोकेशन दिखाई गई है इसकी, ये लैरिंग्स है, थायराइड है, पैराथायराइड है, और ये आपका ट्रेकिया है। यहाँ पे थायराइड और पैराथायराइड की लोकेशन जो है वो दिखाई गई है। सो अब यहाँ पे लिखा है ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू development of the nodule of the thyroid glands, the rate of synthesis and the secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high levels and leading to the condition of the hyperthyroidism. ज़्यादा सिक्रेशन हो जाने की वजह से, तो ज़्यादा सिक्रेशन हो जाने की वजह से हमें कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को ना तो कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए। अगर वो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं या कम हो रही हैं तो वो किसी ना किसी डिसऑर्डर की तरफ ही हमें लेके जाती है, किसी डिजीज की तरफ हमें लेके जाती है। कोई लंबा, कोई ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है, कोई कम टाइम के लिए हो सकता है, डिपेंड करता है। तो ये था आपका थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। देन उसके बाद हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, 4, कितनी? ह्यूमंस में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये? द लोकेशन ऑफ दिस मैंने बताई थी, शायद कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सॉरी, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती हैं पेप्टाइड हार्मोन्स को, ठीक है। ये सिक्रीट करती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड जो है सिक्रीट करती हैं एक पेप्टाइड हार्मोन्स को, जिसे हम पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच के नाम से जानते हैं। पैराथायराइड सिक्रीशन जो है वो रेगुलेटेड होता है ब्लड कैल्शियम लेवल से। पीटीएच अगर इंक्रीज हो रहा है, पीटीएच इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड एंड इट एक्ट्स ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट द बोन रिजॉर्प्शन, यानी कि डिसोल्यूशन होना या डीमिनरलाइजेशन होना। पैराथायराइड सिक्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है बाय द ब्लड कैल्शियम लेवल। पैराथायराइड इंक्रीज होता है तो कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड में देखने को हमें मिलता है, वो एबनॉर्मलिटी फिर की तरफ हम जाते रहेंगे, बॉन का रिजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पीटीएच जो है आपका एक्ट कर रहा है बॉन पे और स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ, ये जो प्रोसेस है आपकी बॉन रिजॉर्प्शन की, जिसे आप डिसोल्यूशन बोलते हैं, मिनरलाइजेशन होना या फिर डीमिनरल कैल्सिफाइड होना भी हम उसको बोलते हैं, कैल्शियम लेवल कम होना। पीटीएच जनरली स्टिमुलेट करता है आपके इस री एब्जॉर्प्शन को। पीटीएच इस जो पैराथायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को, जितने भी आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है। तो क्या कहा मैंने कि पीटीएच स्टिमुलेटेड reabsorption of calcium
from digested food, from digested food। उसके अलावा आपके ये स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का रेनल ट्यूब्यूल से भी, एज वेल एज फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल से भी, ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल से भी, उन रीजन से भी। तो ये एक पीटीएच जो है ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है, मींस ये इंक्रीज करता है कैल्शियम को ब्लड में। एक तरह का ये पीटीएच जो है आपका ये एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। मींस क्या करता है, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, इंक्रीज करता है कैल्शियम को हमारे ब्लड में। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है आपकी, इसके दो आप 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स बोल सकते हो या फिर सिंपली 2 पेयर्स बोल सकते हो। पार्शियली या कंप्लीटली आपकी एम्बेडेड होती हैं डॉर्सल सरफेस में थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, और ये आपके सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन उसका भी एक एक्सेप्शन केस है आपकी नॉलेज के लिए, आप सिंपली इसको 2 पेयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, आप सिंपली इसको 2 पेयर्स भी बोल सकते हैं। एंड प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, प्रेजेंट इन all vertebrates except fishes, ठीक है, फिशेस को छोड़ के, ठीक है। इनके अंदर नॉलेज के लिए अगर आपको और बताना चाहूँ तो वैसे जरूरी नहीं है इतना, चीफ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और ऑक्सिफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और यही फिर अलग अलग अपने जो मेन फंक्शंस होता है इनका, जो चीफ सेल्स के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि 2 टाइप की सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक होती है जिनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स, ठीक है, इनके अंदर 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में, टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये, ठीक है, सेल्स के टाइप्स हैं ये। तो एक हो गई आपकी चीफ सेल्स और दूसरी होती हैं ऑक्सिफिल सेल्स, ऑक्सिफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यही जो आप ये कैल्शियम लेवल ये कंट्रोल करती है, ये मेजर सिंथेसाइजर होती है। चीफ सेल जो होती है ना, these are the major synthesizer, ठीक है, these are the major synthesizer of पैराथॉर्मोन। ये एक पैराथॉर्मोन की ये मेजर सिंथेसाइजर होती है, यानी कि पीटीएच की, सिंपली आप इसको पीटीएच बोल रहा हूं मैं, राइट। तो मेन फंक्शन इस पीटीएच इसका यही है कि पीटीएच इज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। सिंपल इसका काम क्या है कि कैल्शियम को साथ ही साथ, वैसे तो मेन कैल्शियम होता है लेकिन साथ ही साथ फॉस्फेट को कंट्रोल करके चले, ठीक है, और ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करे, राइट। तो दोनों ही ये बचाते हैं आपके, उसमें कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, नॉर्मल लेवल को रखते हैं आपके ब्लड के अंदर, और ये रिक्वायर्ड भी है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा था ना, अब मैं इसको थोड़ा सा पिछले अगर कॉन्सेप्ट से रिलेट करना चाहूँ तो आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम लेवल पीछे किसी चैप्टर में भी पढ़ा था ना, कैल्शियम लेवल जरूरी क्यों है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कैल्शियम लेवल की बात कर रहा हूँ। कैल्शियम लेवल रिक्वायर्ड क्यों है बच्चों, नंबर 1 ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था पीछे, याद है ना, ब्लड क्लॉटिंग, बोलो, उसके लिए जरूरी है ये कैल्शियम लेवल मेंटेन होना, एब्जॉर्प्शन चाहिए हमें, बीटीएच स्टिमुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल आपका बना रहे, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल बना रहे, राइट। अच्छा, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे ये आयंस जो हैं इसके अपना सही रोल प्ले कर पाए। उसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन भी उस चैप्टर में, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए भी मेंटेन करना जरूरी है। उसके अलावा नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी इनका रोल रहता है, तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन भी ठीक से रहे, इस वजह से भी इनका काम है,
ठीक है बच्चों, पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलेटेड कई डिजीज भी हैं, आप पढ़ेंगे। आप एक डिजीज पढ़ेंगे बोन्स वाले चैप्टर में जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से ही रिलेट करती है। एक डिसऑर्डर, एक डिजीज आप पढ़ेंगे, डिसऑर्डर पढ़ेंगे बोन वाले चैप्टर में ही, टिटैनी, आप लोगों की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, टिटैनी एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जिस बच्चे ने वो चैप्टर पढ़ा है बोन्स वाला, जिसने भी पढ़ा है वो जानता है कि टिटैनी और ऑस्टियोपोरोसिस वहां पे मेंशन्ड हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस और जो टिटैनी है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से ही रिलेट करते हैं। हाइपो पैराथायरॉयडिज्म की वजह से लो ब्लड लेवल कैल्शियम का होने लगता है और बहुत ज्यादा पेनफुल स्पैज्म हमें देखने को मिलते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। और बेंडिंग होना आपके हैंड की या फोर आर्म्स की, फीट की अंदर की तरफ, वो टिटैनी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो टिटैनी इसी से रिलेट करती है, जो टिटैनी है डिसऑर्डर वो इसी से रिलेट करता है। उसके अलावा जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी इसी से रिलेट करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ये रिलेट कर, ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। ये हाइपर पैरा थायरॉयडिज्म की वजह से होता है। टिटैनी जो है वो, टिटैनी इसका उल्टा है, हाइपो पैरा थायरॉयडिज्म की वजह से ये देखने को मिलता है। तो लो सिक्रेशन के और हाई सिक्रेशन की अलग अलग डिसऑर्डर्स भी यहाँ पे मेंशन हमने कर दी है, ठीक है। तो ये रिलेट करता है आपके इससे पैराथायरॉयड ग्लैंड से बच्चों। ये पॉइंट समझ आया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. रिपीट कर दीजिए सर। हाँ जी, पूछिए, क्या रिपीट करना है, पूछिए। यही अभी वाला पॉइंट। अभी वाला बताइए क्या? टिटैनी और ऑस्टियोपोरोसिस। यस सर। देखो बेटा, टिटैनी में क्या होता है, ये डिसऑर्डर हालांकि हम पढ़ेंगे बॉन वाले में, लेकिन बच्चे टिटैनी क्या है? हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब लो, पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी कि जो कैल्शियम आयन बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये बैलेंस नहीं होगा बेटा तो क्या होगा, यानी कि लो ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में ब्लड का लेवल, ब्लड का लेवल कैल्शियम में क्या होगा? लो होगा। इसकी वजह से, चलो यहाँ बता देता हूँ उसे मैं, ये थाइमस आ गया लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझिए इसको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाइपो का मतलब होता है लो, यानी कि कैल्शियम आयंस का लेवल जो है आपके ब्लड के अंदर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। अब इसके लो लेवल होने की वजह से ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेनफुल स्पैज्म आते हैं। पेनफुल स्पैज्म आते हैं। स्पैज्म समझते हो? स्पैज्म का मतलब होता है एठन टाइप, मरोड़ टाइप, एठन टाइप। अगर आसान शब्दों में बोलूं, बैठे बैठे मतलब पैर में ऐठन आ रही है, स्पैज्म आ रहा है। कभी शायद आप लोगों ने सुना हो ऐसा बच्चों, किसी सीनियर यस सर, हुआ। में हुआ हो, कई बार यंग एज में भी हो जाता है बेटा। तो मतलब कैल्शियम लेवल का डॉक्टर बोलते हैं फिर आपको, अरे भाई जरा धूप वूप लो अच्छी, विटामिन डी से इसका रिलेशन है, अरे भाई जरा कैल्शियम की टैबलेट इनकी चला दो। आपको सेशे दे देते हैं, एक आता है वो कैल्सीफेरॉल का सेशे, बोल देते हैं कि इसको लेते रहो, हफ्ते में एक दिन लो कैल्शियम की टैबलेट या फिर रेगुलर लो। तो ये इसके लो लेवल होने की वजह से ब्लड में ये कॉज करता है स्ट्रॉन्ग पेनफुल स्पैज्म को हमारी स्केलेटल मसल के। तो इसके ना अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। लेकिन कहीं पता लगा कि आप किसी को भी बोल दो कि भाई तुम्हें तो टिटैनी है, पता लगा तुम्हें भी मारने चढ़े वो, तो कि कैसे कैसे तूने बोल दिया। तो इसके कैरेक्टर्स होते हैं अपने, इसके अपने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि सिम्टम्स आसान भाषा में जैसे आप लक्षण बोलते हो। तो बैंडिंग देखने को मिलती है बच्चों, इसमें बैंडिंग देखने को मिलती है इनवर्ट। इनवर्ट किसकी? इनवर्ट बैंडिंग देखने को मिलती है आपके जो फोरआर्म, आपके हैंड्स हो गए, आपके फीट हो गए, आपके फोरआर्म्स हो गए, तो इसको हम टिटैनी बोलते हैं। समझे बेटा? अभी समझे? समझ आया? सर ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। अगर कैल्शियम लेवल मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कम होने लगे तो क्या आपको सफर नहीं करेगा? बताइए मुझे। और बाकी के लेवल आपकी बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो काम है, जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है, वो आपकी बॉडी में नहीं बिगड़ेंगे। देखो शुरुआत में क्या होता है, हमें ज्यादा यंग एज में हमें कोई बीमारियां क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज फ्रेश हैं। तो ऐसे में जितने भी जो हम यंग होते हैं तब हम ज्यादा सफर्ड नहीं होते चीजों से, हम बच के रहते हैं, ठीक है।
लेकिन वहीं जब हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो हमें उसकी तरफ लेके जाता है। आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो पिछले 5 साल से, 4 साल से, तो वो धीरे-धीरे प्रोलॉन्ग इफेक्ट जो है उसके देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर कोई यंगस्टर भी अगर ऐसे करेंगे तो भाई उनकी बॉडी में कैल्शियम लेवल अगर डाउन होगा तो देखने को मिलेगा हमें, ठीक है? विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? छोटे बच्चों में देखने को मिल सकता है, कई बार छोटे बच्चों में कैल्शियम लेवल कम होता है, और छोटे बच्चे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए अभी बर्थ हुआ उसका, 3 to 6 मंथ है वो, बस उसकी एज, उसका फर्स्ट वीक है लाइफ का, और डॉक्टर्स कह रहे हैं इसको धूप लगाओ, क्योंकि हम कैल्शियम लेवल अभी नहीं दे सकते हम बहुत ज्यादा। छोटे बच्चों को तो दवाई भी नहीं दे सकते, इनफैंट्स को बहुत ज्यादा, बेचारा अभी पैदा ही हुआ है वो, और 1 वीक का भी नहीं है वो, उसकी बॉडी में हमें कैल्शियम लेवल कम देखने को मिल रहा है। तब ऐसे में क्या करोगे? बोलते हैं इसको धूप में रखो, नहीं तो आने वाले टाइम में ये ठीक से चल नहीं पाएगा। क्यों बोलते हैं कि जाओ धूप में खेलो बच्चों? आउटडोर एक्टिविटीज होती थी पहले, बच्चे अच्छे रहते थे, कम बीमार पड़ते थे। अब आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई तो जनरेशन कमजोर पड़ रही है, कम बीमार पड़ रही है, ज्यादा हाइट नहीं है, ग्रोथ अच्छी नहीं है, कमजोर पड़ जाते हैं बच्चे, जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्यों? बच्चे बाहर खेलते थे, पैथोजेंस के साथ रहते थे, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती थी, जनरली नेचुरली उनकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती थी। आज के टाइम पे तो इतना सेंसिटिव बना दिया पेरेंट्स अपने बच्चों को, बेचारा खांसता भी है तो उसको डॉक्टर के ले जाते हैं और वो एंटीबायोटिक्स लिख देता है। कहाँ से उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी? क्यों? क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज तो वैसे ही बंद हो गई बच्चों की। बच्चे खेलते थे, अच्छा मिट्टी में रहते थे, धूप में खेलते थे, हवा के साथ रहते थे, जो पैथोजन से वो एंटर करते थे बॉडी में, इम्यूनिटी बूस्टअप करती थी, बच्चे थोड़ा बहुत बीमार भी पड़ते थे तो इतनी जल्दी वो एंटीबायोटिक्स पे नहीं उतरते थे। आज के टाइम पे चेंज हो गई ये चीजें, बदल गया है टाइम, इसलिए उसके इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये टिटैनिक की ऐसा कोई एज ऐसा नहीं है, तो ये देखने को मिल सकता है हमें, और रिस्क भी काफी होते हैं, और मतलब वो चलने फिरने में प्रॉब्लम होना, वो सभी सेम वही ऑस्टियोपोरोसिस की बात होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी जो बॉन जो है वो आपकी हाइपर कैल्सीमिया से रिलेट करती है, ठीक है? उसमें भी हमें कुछ ऐसे जो सिम्टम्स हैं मतलब कि देखने को मिलते हैं, और चलने फिरने में यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है वो इन ऑस्टियोपोरोसिस में भी देखने को मिलती है हमें। ट्रीटमेंट होते हैं, फिर थेरेपीज कराओ, कैल्शियम लेवल वगैरह अपनी बॉडी के अंदर सही रखो, वो सभी कॉजेज अलग अलग होते हैं। विमेंस के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा देखी जाती है बच्चों, पढ़ेंगे आप वहाँ पे। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से ना ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है विमेंस के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एस्ट्रोजन से रिलेट करती है, इसका लिंक है हार्मोन से, एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ठीक है? और क्योंकि वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हार्मोनल चेंज होते हैं तो उनकी बॉडी में ये ज़्यादा देखी जाती है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी तो है ही उसका मेन रोल, लेकिन एस्ट्रोजन का भी रोल होता है इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस में, राइट? एकदम ओके सर। राइट। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं। तो आज मैं इतना ही रखूंगा बच्चों, ठीक है? क्योंकि ये फिर पूरा नहीं हो पाएगा, 5:30 से नेक्स्ट क्लास है मेरी, तो इसको हम यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में इसको चैप्टर को मैक्सिमम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, इंसुलिन है, पैनक्रियाज है, टेस्टिस और ओवरीज बचा है, बस कोशिश करेंगे कि इसको वहाँ पे हम लोग वाइंड अप करें, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और अगर आप लोगों का स्कूल नहीं होगा तो आई विल बी स्टार्ट अ बिट अर्ली मोर, लाइक अराउंड 3:30, जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा दे पाऊँ, ठीक है? अगर आप लोगों का स्कूल ओके नहीं सर। होगा, ठीक है? हाँ बेटा, हाँ हाँ। सर MWF में तो 3:45 से रखिए। अच्छा, MWF में 3:45 भी रखें? यस तो सर। जैसे चलो देखते हैं, कल मैं बात कर लूँगा, अगर कल मैं रख पाया सेशन आप लोगों का तो, क्योंकि कल तो ऑफ है सबका, यस है सर। ना? तो अगर कोशिश नो सर, अच्छा नहीं है, ये कौन बोला? सर कल तो मेरी यूनिट टेस्ट। ये देखो इसका यूनिट टेस्ट है। चलो प्लान करते हैं, फिर डे आफ्टर टुमारो का प्लान करता हूँ कुछ। सर बायो का है। क्या है? यूनिट टेस्ट? यस सर। चल अच्छे से करके आइयो,
सर 20 चैप्टर में से बोन्स का रह रहा था। अच्छा। ओके, चल जितने हो गए बेटा उतने तो अच्छे से करके आ, जितना sir. हो गया उसको अच्छे से करके आ, है ना। जो नहीं हुआ वाला पार्ट कम है, लेकिन जो हो गया वो पार्ट ज्यादा है, तो जो हो गया उसको अच्छे से करो। यस सर। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, Okay. Okay, sir. Thank you. बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ऑल राइट, बाय बाय।